अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसीबी अकेडमी। तो हमारे 32 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। तो चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे कहता है जी, अ व्हीकल इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट 30 मीटर पर सेकेंड, इट इज देन एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन एट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 30 सेकेंड, इट्स फाइनल स्पीड इज। नहीं समझ आई ना? मैं समझा देता हूँ। वो कहता है जी कि एक व्हीकल है, वो हॉरिजॉन्टली जा रही है, वो इनिशियल वेलोसिटी है वो 30 है, फिर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है और उसकी वैल्यू है 0.5। कितने टाइम के लिए? 30 सेकंड के लिए। अब बताएं 30 सेकंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? सिंपली हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना है, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस 80। अब देखिए Vi आपके पास 30 गिवन है, उसने A भी दे दिया है 0.5 और टाइम भी दे दिया है 30। अब सिंपली क्या करेंगे, इसका इशारे ख़त्म करेंगे, ये हो जाएगा 10, ये 0 इससे कैंसिल होगी, 5 3 bar 15, 15 और 30 हो गए 45, और यही आपका आंसर है ऑप्शन बी। नंबर 34 की तरफ चले। An object falls freely from rest with an acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then the distance traveled after 0.6 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है, पहले वो ऊपर रुका हुआ था, फिर वो नीचे फ्री फॉल आता है, कितने एक्सेलेरेशन के साथ? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन के साथ। अगर ये ना भी दिया हो तो आपको पता होना चाहिए कि फ्री फॉल बॉडी का एक्सेलेरेशन 10 ही होता है या फिर 9.8। एमडी कैट के लिए खासतौर पर 10 का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर्स नहीं होते, तो इसको यूज़ करना आसान हो जाता है। तो बताएं 0.6 सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 8 मीटर, 18 मीटर, 3.6 मीटर, 6.3 मीटर। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, दिस इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। देखें उसने कहा है कि पहले वो रेस्ट पे था, सुकून कर रहा था, आराम कर रहा था, इसलिए उसकी स्पीड 0 कर दी हमने, और 1/2 वैसे आ गया। G की वैल्यू उसने कहा है 10 है, G मीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि उसने मेंशन कर दिया 10 है, और T आपके पास टाइम है 0.6 का स्क्वायर ले लेंगे जी। 1/2 वैसे आ गया, ये 10 वैसे आ गया, इसका स्क्वायर लिया हो गया 3.6, और इसका ये इशारिया ख़त्म किया तो नीचे आ गया 10, ये 10 से कैंसिल हो गया। अब बच गया 3.6, ये 2 इसको डिवाइड करेगा, जब डिवाइड करेगा आंसर आएगा 1.8। अब डिवाइड कैसे करेगा वो भी मैं आपको करवा देता हूँ क्योंकि कैलकुलेटर तो आपने यूज़ नहीं करना। 2 1 बार 2, 3 में से 2 निकालेंगे 1, ये इशारिया ऊपर चला गया, 2 8 बार 16। अब आपका आंसर क्या आ गया? 1.8, और जो कि आपका ऑप्शन ए है जी। तो अब बारी आ गई ट्रॉली उठाने की। आपके पास एक ट्रॉली है जिसका मास आपके पास 2 किलोग्राम है और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर रही है। उसकी स्पीड चेंज होती है, पहले उसकी स्पीड थी 4 मीटर पर सेकंड, फिर उसकी स्पीड हो गई 16 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में? 6 सेकंड में। बताएं ट्रॉली का एक्सेलरेशन क्या था? चलो कि डॉक्टर्स आपके साथ यहाँ पे दोस्तों धोखा हो रहा है, जरा संभल के। क्या हो रहा है? धोखा ये हो रहा है कि सर्कल वाली स्टेटमेंट का आपके सोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। सिंपली हम ये लास्ट वाली 3 लाइंस के इस्तेमाल करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 4 थी ट्रॉली की, फाइनल हो गई 16। कितने टाइम में? 6 सेकंड में। सिंपल एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाएंगे, Vf माइनस VI बटा T। Vf 16 हो गया, V आपके पास 4 हो गया, 16 में से 4 निकाले 12, T 6 है, 12 बटा 6 आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन सी है। इस तरह के MCQ से ज़रा संभल के, अब ये ना सोचने बैठ जाइएगा ये मैथ्स कहाँ हमने इस्तेमाल करना है, भाई कहीं नहीं इस्तेमाल करना। सिंपल एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाएं, 3 चीज़ें इस्तेमाल होंगी, बाकी कोई चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं होने वाली। नंबर 36 तरफ चलते हैं। कार मूव्स to rest from a speed of 10 meter per second in 5 seconds, aiming a steady acceleration। कह रहा है कि स्टेडी एक्सेलरेशन हो रहा है, ड्यूरिंग दिस टाइम इट विल ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ, इन 5 सेकंड में वो कितना फासला तय कर लेगी? 2 मीटर, 10 मीटर, 25 मीटर या 5 मीटर। तो हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। आप चाहें तो सेकंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ से भी हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन के लिए हम एक्सेलरेशन का यहाँ पे फार्मूला पुट कर देंगे, VF माइनस VI ओवर T। यहाँ पे ऐसा आ गया VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। VF फाइनल वेलोसिटी, गाड़ी रुक जाएगी इसलिए यहाँ पे 0 आ गया, VI उसने खुद दे दिया 10 है, और T आपके पास 5 सेकंड है, ये S वैसे आ गया, VF 0 VI 10, 5 2 बार 10, 2 2 बार 4, और ये S वैसे का वैसे आ गया। 10 का स्केल लेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा, ये माइनस से कैंसिल, ये 4 उधर नीचे चले जाएगा 100 के, तो 4 100 के नीचे जाके 100 को डिवाइड करेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 25 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन सी है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 37 में वो आपसे कहता है जी, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग
फॉल्स टू द ग्राउंड। कहते हैं आपके पास एक बॉल है जो टाल बिल्डिंग से नीचे आ रही है और ज़मीन पर चली जाती है। बॉल रीचेस द ग्राउंड इन 3 सेकंड। बॉल टाल बिल्डिंग से ज़मीन तक 3 सेकंड में आती है। अब बताएं उस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी? 15 मीटर, 30 मीटर, 45 मीटर, 35 मीटर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, VIT + 1/2 GT²। जब टाल बिल्डिंग पे भी बॉल नीचे नहीं आ रही थी, उससे पहले वो रेस्ट में थी, इसलिए VI 0 हो गया। 1/2 G की जगह पे 10 आ गया। टाइम आपके पास 3 है, इसका हमने स्क्वायर ले लिया। 1/2 वैसे, 10 वैसे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 10 9 1 90, 90/2 इज इक्वल टू 45 मीटर। आपका ऑप्शन C करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं जी। इफ़ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। वो कहते हैं अगर रेंज हाइट से 4 गुना ज़्यादा हो जाए, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, बताएं फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? भाई प्रोजेक्टाइल की मोशन की बात हो रही है। अगर हम उसकी रेंज को हाइट से 4 गुना ज़्यादा कर दें, यानी R = 4H कर दें, देखिएगा R का फॉर्मूला लगाएं, VI² sin 2θ/G, और 4 वैसे आ गया। VI² हाइट का फार्मूला VI² sin² θ/2G। अब देखिए यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है? G से कैंसिल हो गया। 2 2 × 4, VI² से कैंसिल हो गया। क्या बच गया जी यहाँ पर? sin 2θ, और इधर बच गया 2 sin² θ। अब sin 2θ का फार्मूला ओपन करेंगे, 2 sin θ cos θ। आपने नहीं पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री ना, तो इसलिए ये फार्मूला याद रखिएगा। sin 2θ = 2 sin θ cos θ, और ये 2 वैसे आ गया, और ये sin² θ। अब एक साइन इससे कैंसिल हो जाएगा। अब कॉज हमसे नाराज़ हो रहा है, मुझे अकेला कर दिया। हमने कहा नाराज़ ना हो, हम आपको साइन के नीचे ले जाते हैं। हमने कॉज को साइन के नीचे ले गए, 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे बेचारा 1 बच गया। अब sin θ और cos θ होता है tan θ के, tan θ = 1। अब एक नाराज़ हो रहा था जी कि मुझे अकेला क्यों छोड़ा। अब tan ने कहा चले मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। tan तो जाके इन्वर्स हो गया, tan इन्वर्स = 45 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन B है जी। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 39 में वो आपसे पूछता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? देखिएगा, लेट्स सपोज ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये आपके पास लाइन ऑफ फोर्स है, तो इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं बच्चे मूवमेंट आर्म, जो कि आपका ऑप्शन होगा जी, जो कि आपका ऑप्शन B है, जो कि आपका ऑप्शन B है, यानी मूवमेंट आर्म। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलिएगा। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होता है वो कहते हैं हैज़ द सेम वैल्यू एवरीवेयर, has the same value everywhere on the earth, varies with the latitude on the earth, या फिर हैज़ नेगेटिव वैल्यू। अब लड़ाई करने का हमें फ़ायदा नहीं है, हमें यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं और उससे पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक 9th क्लास में फार्मूला पढ़ा था कि G = Gm/r², यानी लैटिट्यूड के साथ G का इन्वर्स रिलेशन है। जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते जाएंगे G की वैल्यू कम होती जाएगी, जैसे हम ज़मीन की तरफ आते जाएंगे यानी ज़मीन की तरफ आएंगे तो ये डिस्टेंस कम होगा और G की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इससे हमें पता चलता है जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी G की वैल्यू कम होती जाएगी, और हाइट कम होती जाएगी तो G की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो फिर आपका ऑप्शन C होगा, वेरीज विद द लैटिट्यूड ऑन द अर्थ।